साहब जय हिंद। कर्नल जय सोढ़ी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। सर, अग्निवीर का मुद्दा देश की सियासत में छाया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजय कुमार जो कि शहीद हुए थे, उनके मुद्दे को सदन में भी उठाया और सदन के बाहर भी उठाया और कहा कि उनको जो सहायता राशि थी वो नहीं मिली है, लेकिन शाम तक क्लियर हो गया कि उन्हें वो सहायता राशि जो है मिल चुकी है। दो तीन चीजें जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। आर्मी के ऊपर, सेना के ऊपर राजनीति कितना सही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि क्या हम अग्निवीर को सैनिक मान लें। ये मेरा एक बड़ा अहम पॉइंट है सर, जो मैं कोट कर रहा हूं दोबारा, कि क्या हम अग्निवीर को सैनिक मान रहे हैं, और अगर सैनिक मान रहे हैं तो फिर अग्निवीर उन्हें क्यों कहा जा रहा है। ठीक, इसका मेरे को जवाब जी बोलिए सर। ये जो आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल एक गहरा प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत लोगों के जहन में है। सबसे पहली बात तो देखिए, जो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, चाहे कोई भी राजनेता के बयान से हो, चाहे इसकी वजह से हो कि पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में सही तरह से उभर के नहीं आ पा रही है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों को इस अग्निवीर के स्कीम के बारे में, इस अग्निपथ स्कीम के बारे में सारी जो पॉइंट्स हैं उनको दोबारा टैबुलेट करके अपने ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल्स या प्रेस रिलीजेस के फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे, जो भी ये डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या ये अग्निवीर सैनिक हैं, हाँ, ये अग्निवीर सैनिक हैं, क्योंकि ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में ये ट्रेनिंग करके भर्ती हो रहे हैं। वहां पे 4 साल की सर्विस करेंगे और 75% को लंबी सर्विस के लिए नहीं रखा जाएगा, सिर्फ 25% को लंबी सर्विस के लिए रखा जाएगा। जहां तक के सैनिक होने की बात है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वो सैनिक हैं। लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा उभर चुकी है, वो ये है कि सेना के अंदर क्या 2 टाइप के जवान हैं, कि एक जवान को कुछ पर्क्स प्रिविलेजेस मिल रही हैं, दूसरे को वो नहीं मिल रही हैं, उसको कम मिल रही हैं। कल एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक अग्निवीर भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है तो उसे 1 करोड़ के ऊपर की राशि मिलती है, लेकिन अगर एक सैनिक जो कि लंबी सर्विस वाला है और वो अगर अपनी जान की कुर्बानी देता है तो उसको 2.63 करोड़ मिलता है। यानी कि एक ही जवान अगर वो अग्निवीर है तो उसको कम राशि मिलेगी, अगर वो लंबी सर्विस वाला 15 साल की सर्विस वाला है तो उसे ज्यादा राशि मिलेगी। अब ये एक मैंने सिर्फ एक छोटा बिंदु रखा है, उन्होंने रोहित चौधरी साहब ने कई और बिंदु भी रखे थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, समय की पाबंदी है। तो एक ये मुख्य बिंदु रखा। दूसरा एक और जो बिंदु रखा जो मैं बताना चाहूंगा, जो कि बहुत रेलेवेंट है हमारी डिस्कशन के लिए, एक अग्निवीर अगर देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, उसकी फैमिली को पूरी जिंदगी के लिए पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक लंबी सर्विस वाला अगर सैनिक अपनी देश के लिए जान की कुर्बानी देता है, उसे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा, प्लस उसकी फैमिली को जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलेगी। अब ये 2 चीजें में बहुत अंतर है, क्योंकि देखिए, आप अगर एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं और उस शहीद को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये जो लमसम अमाउंट है ये कितनी देर चलेगा हम सारे जानते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। लेकिन अगर एक फिक्स पेंशन आती है तो उस फैमिली को बहुत ही सहारा होता है, उन्हें पता होता है कि हमारी इतनी फिक्स पेंशन आएगी, हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर पाएंगे। हालांकि उनके घर का चिराग नहीं रहा, लेकिन उनको उतने पैसे मिलेगी जो फिक्स्ड हर महीने आएगी और वो एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो ये जो 2 अहम बिंदु हैं, जो कि एक अग्निवीर को और एक लंबी सर्विस वाले सैनिक को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, ये मेरी राय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे सोच विचार होना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा
कि इसी साल 23 मई को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आता है, उन्होंने एक इंटरनल स्टडी का ऑर्डर दिया था और सेना, वायुसेना, नौसेना को बोला था कि अग्निपथ स्कीम के बारे में उन्हें फीडबैक दें। तो ओके सर, ये चीज थोड़ा टाइम लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सरकारी महकमे में फाइलें बनती हैं, नोटिंग शीट बनते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिलीब्रेशंस होते हैं, उसके बाद फिर फाइनल निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हमारी सेना में ये प्रोसेस शुरू हो गया है, इसको रिव्यू करने का, रीइवैल्यूएट करने का। 2 पॉइंट कर्नल सोढी सर जो और मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे व्यूअर्स लगातार ये पूछ रहे हैं। एक सबसे अहम पॉइंट आ रहा है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच कोई भर्ती नहीं हुई, कई बच्चे जो हैं उनकी एज निकल गई, वो चाह रहे हैं कि हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा, हमने कड़ी मेहनत की, हमने कईयों ने तो एग्जाम तक पास कर लिए थे, उसे लास्ट टाइम में कैंसिल कर दिया गया। उनका एक पॉइंट आ रहा है, क्या उसके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, अब 4 से 5 साल का गैप पड़ चुका है, तो उसे हम कैसे देखें। और दूसरा पॉइंट टेरिटोरियल आर्मी को लेकर भी आ रहा है कि उसकी भर्तियां नहीं हो रही है, क्या इसके बारे में विचार या कोई जानकारी आपके पास जो आप मेरे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें? राजेश जी, जो पहला आपका प्रश्न है, जो ये 3 साल में भर्ती नहीं हुई 2019 से 22, मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की, सुबह 3-3 बजे उठ के उन्होंने अपने गांव में भागा दौड़ी की, अपने आप को तैयार किया, और ये 3 साल तक एग्जाम नहीं हुआ। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ही ऐसी पीड़ा होती अगर मैं जब स्कूल में था और मैं एनडी के एग्जाम के लिए तैयारी करा था और किसी भी कारणवश वो एग्जाम 3 साल तक नहीं होता और मेरी ओवरेज हो जाती, जो मेरे पे बीती मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति इन लोगों के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि एक विख्यात चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक चैनल है, रोज उसे लाखों लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस पे विचार विमर्श जरूर किया जाए, वन टाइम वेवर की बात जरूर की जाए। जिन लोगों का ये एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि कोविड आ गया, कई चीजें की वजह से ये 3 साल तक नहीं एग्जाम हुए, तो मेरी एक बार फिर से विनम्र विनती है उन अथॉरिटीज के साथ कि इसको कंसिडर किया जाए और एक टाइम, वन टाइम वेवर दिया जाए, ताकि इन जो युवकों को जो पीड़ा हो रही है, जो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो भी सेना में भर्ती के लिए अपनी कोशिश कर सके। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है टेरिटोरियल आर्मी का, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक कहूंगा, मेरे को टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती क्यों नहीं हो रही है इसके बारे में मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मैं अनुमान लगा सकता हूं, हालांकि मैंने पहले बोल दिया मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो मैं शायद अनुमान लगा सकता हूं कि शायद इसलिए नहीं भर्ती हो रही है क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो डेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्या अग्निपथ स्कीम में कुछ चेंजेस चाहिए, और ये अग्निपथ स्कीम टेरिटोरियल आर्मी में कैसे लागू होगी, अगर होगी तो ये चीजें जो हैं, क्योंकि हम सारे जानते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में जो एक एंट्री परमानेंट होती है, एक एंट्री वो होती है जो साल में सिर्फ 2 महीने की सेवा करते हैं और बाकी 10 महीने वो कोई और दूसरा व्यवसाय या दूसरा कारोबार कर सकते हैं। तो मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है शायद ये अथॉरिटीज वेट कर रहे हैं कि ये एक बार अग्निपथ वाला मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती शुरू होगी। जी सर, अब 2 पॉइंट मुझे और समझने हैं, छोटा जवाब उनका चाहिए होगा। एक तो अब बहुत चेंजेस आया है, न्यू आर्मी चीफ आ चुके हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के हाथ में अब कमान है, 2-2.5 साल सर सर्व करेंगे। क्या अग्नि वीर के मुद्दे पर सर कोई फैसला ले सकते हैं? ये भी बच्चे जो हैं वो ये सब सोच रहे हैं, सवाल है उनका ये। अभी ये ऐसे डिसीजन होते हैं, ये सरकारी लेवल पे होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि 23 मई को ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने एक प्राइस सर्विस स्टडी ऑर्डर कर दी है। कुछ दिन पहले हमारी नई सरकार जो बनी है उन्होंने भी एक इंटर मिनिस्ट्रियल इसका मीटिंग का उन्होंने गठन किया है, जिसमें 10 मिनिस्ट्रीज के लोग होंगे और ये अग्निपथ स्कीम के बारे में विचार विमर्श करेंगे, अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसका प्रस्ताव रखेंगे। तो सेना के लेवल में भी और सरकार के लेवल में भी ये चीज शुरू हो चुका है कि अग्निपथ स्कीम को रिव्यू करना, क्या क्या चेंजेस चाहिए। तो जो फाइनल डिसीजन सरकार देगी,
चाहे ये 10 मिनिस्ट्रीज के इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की वजह से, या फिर सेना जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। जब मैं सेना कहता हूं वो तीनों अंग उसमें इंक्लूडेड हैं, सेना, वायुसेना, नौसेना। तो जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, सरकार फाइनल डिसीजन लेगी, और उसके बाद ही जैसे सरकार आदेश देगी, सेना वैसे ही उसको इंप्लीमेंट करे। बस एक आखिरी जवाब चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा हटकर है। रूस के पास 10 लाख की आर्मी थी, यूक्रेन के पास 2.5 से 3 लाख की आर्मी थी, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि रूस को अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाकर जंग में उतारना पड़ा। यानी कि 2.5 लाख सैनिकों का सामना करने के लिए 19 लाख सैनिक रूस को लगे, लेकिन फिर भी वो जंग में फंसा हुआ है। यहां चाइना के पास लगभग ज्यादा नहीं है तो 20 लाख के आसपास की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 से 7 लाख की आसपास फौज है, जो मोटा मोटा मैं आंकड़ा दे रहा हूं। क्या उस वक्त हम अपनी सेना को कम कर सकते हैं? क्या हम 4 साल के सोल्जर के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? राजेश जी, रूस ने 2008 में सैनिक सुधार किए, जिसकी वजह से उनके 45% सैनिक वो हैं जिनकी 1 साल की सर्विस है, और 25% सैनिक वो हैं जिनकी 6 साल की सर्विस है। और आप उनका खामियाजा देख रहे हैं, 2 साल के ऊपर हो चुका है और रूस यूक्रेन युद्ध कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि रूस की आर्मी एक शक्तिशाली आर्मी मानी जाती थी एक वक्त पे। आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इजराइल हमस। इजराइल ने कुछ साल पहले रक्षा सुधार किए, जिससे उन्होंने ये कहा कि जो पुरुष सैनिक हैं उनकी सर्विस 3 साल होगी, महिला सैनिक की सर्विस 2 साल होगी। और हम सारे जानते हैं जिन्होंने सेना में नौकरी की है कि दुनिया में अगर एक मॉडल सेना मानी जाती थी तो वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस मानी जाती थी। और आप देखिए 8-9 महीने हो चुके हैं और इजराइल हमास युद्ध कहीं खत्म होने के कगार पे नहीं है। तो ये जो रक्षा सुधार होते हैं जहां पे सैनिक की सर्विस को कम किया जाता है, ये लंबे टाइम पे घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि किसी भी सैनिक को युद्ध में लड़ने के लिए अनुभवी होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पे युद्ध नहीं है, जब तक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, A2 सिविल अथॉरिटी है, शायद ये अग्निवीर वाली स्कीम चल जाए। लेकिन जब एक हमारे पे 2 फ्रंट वॉर के काले बादल मंडरा रहे हैं 2035 में, उस वक्त अनुभवी सैनिक होने बहुत जरूरी हैं। मैं एक और मिनट चाहूंगा, मैं आपके दर्शकों को एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जब कोई भी इंसान कार या मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना सीखता है तो उसे 2-3 साल लगते हैं उस गाड़ी पे अनुभवी होने पे। शुरू में वो डर डर के चलाता है, 2-3 साल के अनुभवी होने के बाद ही वो स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार को आराम से चला सकता है। अब फौज में जो भारी भरकम गाड़ियां होती हैं, टैंक होते हैं, बख्तरबंद होते हैं, तोपें होती हैं, उनको 8 से 10 साल लगता है उन पे अनुभवी होने के लिए। और अनुभवी इसलिए होना बहुत जरूरी है, एक तो इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, दूसरा जब युद्ध के टाइम पे गोलियां चलती हैं, बम बरसते हैं, तब एक अनुभवी सैनिक ही उस बैटलफील्ड में टिक सकता है। आप गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं, नॉर्मल सिविल में चला रहे हैं, चल जाएगा, 2-3 साल तक आप स्लो होकर चलाएंगे, लेकिन सिविल में कोई गोलियां नहीं चल रही, बम नहीं बरस रहे, लेकिन युद्ध में ये सब होगा। उस वक्त अनुभवी सैनिक का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे को उम्मीद है, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने कई कमिटीज का गठन किया है, इसके बारे में सोच विचार विमर्श हो रहा है, और मेरे को उम्मीद है कि एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, इसमें चेंजेस आएंगी, ताकि ये जो 2 फ्रंट वॉर के बादल, काले बादल हम पे मंडरा रहे हैं 2035 के, इसके लिए हमारे जो सैनिक होंगे वो अनुभवी होंगे, और वो पहले की तरह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को किसी भी जंग में फतेह दिला के रहेंगे। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया कर्नल जयसूर्य सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू सर।